हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी एक्सरसाइज 8.6 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की। हमने 2 क्वेश्चन इसके सोल्व कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इसके तीसरे और चौथे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है। यह क्वेश्चन ठोस ज्यामिति से संबंधित है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक गोला दे रखा है और उस गोले के अंदर एक शंकु बनाना है और साथ में आपको ये बताना है कि अगर उस शंकु का आयतन अधिकतम है तो शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास का 2/3 है। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक गोले में शंकु बनाया जाता है, मतलब एक गोले को अचर रखते हुए, गोले को स्थिर रखते हुए उसमें एक शंकु बनाना है। मैंने एक शंकु की रचना इसमें कर रखी है और फिर मुझे सिद्ध करना है कि इस शंकु का आयतन महत्तम होगा, मतलब अधिकतम होगा, यदि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास का 2/3 हो। शंकु की ऊंचाई ए से लेकर बी तक, ए से बी तक ये जो है शंकु की क्या है, ऊंचाई है और इसको गोले के व्यास का 2/3 सिद्ध करना है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपकी विविध के अंदर भी है। लैंग्वेज यही है, बस उसमें सिद्ध करने वाला जो है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। आप उसे एक बार जरूर ट्राई करना। पहले अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपने यहाँ लिखेंगे कि माना गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या मैंने डायग्राम के अंदर दिखा रखी है कैपिटल आर और इसके ब्रैकेट में लिख देना अचर, कि इसको अचर रखते हुए हमने गोला बनाया और उसके अंदर एक शंकु बनाया। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर और उसके बाद में शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या है स्मॉल आर। तो शंकु से संबंधित जो भी होगा वो चेंज होगा। शंकु से संबंधित जो भी राशियां होंगी, जैसे शंकु के लिए जैसे हमने त्रिज्या लिया आर, तो ये जो आर है ये चर है कि आर का मान चेंज हो सकता है। फिर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई मैंने मान ली h और ये h भी चर है। और चित्रानुसार जो h है ये बराबर है r प्लस x के, जहाँ x जो x है वो OB के बराबर है और इसको हमने अलग से मान रखा है। x बराबर है किसके, OB के, ठीक है, जो कि ऊंचाई का ही एक भाग है और x का जो मान है वो भी क्या है, चर है। चलिए अब इसके बाद में हमने करना क्या है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन हम जानते हैं सूत्र इसका कि v बराबर 1/3, आयतन को हमने v मान लिया, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब बात यहाँ पर है कि हमें v का अवकलन करना है। अब v का जो अवकलन है वो या तो r के सापेक्ष होगा या h के सापेक्ष होगा। अवकलन इसका क्यों करना है, क्योंकि आयतन को अधिकतम दिखाना है, तो अधिकतम या न्यूनतम जो भी हमें दर्शाना हो उसके लिए अवकलन करना पड़ता है। तो अवकलन करने के लिए अभी हमें ये देखना है कि वो अवकलन करें किसके सापेक्ष, कि यहाँ तो अवकलन r के सापेक्ष होगा, यहाँ अवकलन इसका किसके सापेक्ष होगा, h के सापेक्ष होगा। तो अगर हम r के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं तो h को हटाना पड़ेगा और h के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं तो r को हटाना पड़ेगा। अब r और h में से किसी एक राशि को कैसे हटाएं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बीच में बना रखा है OBC। हम इस समकोण त्रिभुज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ समकोण त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में, तो इस त्रिभुज में हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूँ तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि कर्ण जो है वो कैपिटल R है, तो कर्ण का स्क्वायर ये आ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास r स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है और वो है r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। तो ये तो चलो ठीक है कि r स्क्वायर का मान आ गया। यहाँ r स्क्वायर की जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बात है कि इस h की, तो h देखिए ये जो h है हमने यहाँ पर लिख रखा है कि h बराबर है किसके, r प्लस x के। तो r स्क्वायर जो स्मॉल r स्क्वायर है उसकी वैल्यू तो ये रही कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और h की वैल्यू r प्लस x। तो ये जो दोनों मान है मैं यहाँ आयतन वाले सूत्र में लिखने वाला हूँ। तो देखिए क्या बनेगा, v बराबर 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इसके गुणा में आ जाएगा h का मान r प्लस x। मतलब अभी ये जो सारा क्वेश्चन है वो एक ही चर x में चेंज हो चुका है कि अभी इससे पहले यहाँ पे r और s दो चर थे, लेकिन अभी क्या हुआ, क्वेश्चन के अंदर एक ही चर है x,
तो इसका मतलब अब मैं इसका अवकलन कर सकता हूँ x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले एक काम अब हम और यहाँ पर करेंगे, वो देखिए क्या है। तो v बराबर 1/3 पाई, यहाँ पर सर्वसमीका का यूज़ करेंगे r माइनस एक्स और r प्लस एक्स। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर हमने सर्वसमीका का यूज़ कर लिया, और ये जो r प्लस एक्स है ये यहाँ इसके गुना में है तो होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैंने इसमें अलग से सिद्ध करने के लिए लिखा नहीं है, आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि v का मान अधिकतम दिखाकर, v का मान अधिकतम दिखाकर सिद्ध करेंगे। और क्या सिद्ध करेंगे? सिद्ध करेंगे कि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास का 2/3। सिद्ध करेंगे कि h मतलब जो कि शंकु की ऊंचाई है ये गोले के व्यास का 2/3 है, तो गोले का व्यास हो जाएगा कैपिटल द्वार। तो ये हमें सिद्ध करना है, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन में dx बराबर 1/3 पाई एज इट इज़। अब ये दोनों हैं गुणा में, तो गुणा वाले सूत्र से इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो r माइनस एक्स को एज इट इज़ रखा, इसका अवकलन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, और फिर r का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और इस x का x के सापेक्ष 1 प्लस का निशान। अब दूसरा फलन ऐसा कैसा, r प्लस एक्स की होल स्क्वायर एज इट इज़, और r माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा 0 माइनस 1, तो मतलब यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा और ये ब्रैकेट बंद। और अब हमें इसको करना है 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर x का मान निकाल लेना है। तो लिखेंगे dv अपॉन में dx बराबर 0 रखने पर। ठीक है, प्रथम अवकलन आ चुका है, उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो 1/3 पाई, यहाँ आप चाहो तो आपस में इनका गुणा वगैरह कर सकते हो, या फिर इधर से कॉमन वगैरह भी निकालना चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो। तो मैं इसको कॉमन निकाल के अपने सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए r प्लस एक्स और r प्लस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 गुणा में r माइनस एक्स, मतलब 2r माइनस 2x। ठीक है, फिर माइनस का निशान, यहाँ से होल स्क्वायर है, एक पावर बाहर आ गई तो अंदर r प्लस एक्स रह जाएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस अंदर गुना में चला जाएगा, और ये बराबर किसके चल रहा है, 0 के। तो 1/3 पाई r प्लस एक्स, और इधर से 2r और माइनस का r मतलब r, माइनस का 2x और माइनस का x, माइनस का 3x बराबर 0। अब ये 3-4 गुणनखंड आ चुके हैं, इनको बराबर करना है अलग अलग 0 के। तो 1/3 पाई, ये तो 0 के बटा में चला जाएगा क्योंकि ये खुद तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, बचते हैं ये दोनों। अगर मैं r प्लस एक्स को 0 करता हूँ, अगर r प्लस एक्स को 0 करता हूँ तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि r प्लस एक्स 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि r प्लस एक्स जो वो शंकु की ऊंचाई है, ऊंचाई यहाँ पे हम शून्य नहीं करेंगे, तो इसको तो 0 नहीं करेंगे। तो हमारे पास बचता है ये वाला मान कि r माइनस 3x को मैंने कर दिया बराबर 0 के। तो यहाँ से x का मान मेरे पास आ जाएगा r/3, मतलब ये मेरे पास आ गया स्तब्ध बिंदु। अब मुझे करना है इसका एक बार और अवकलन। अब दूसरा अवकलन करेंगे और चेक करेंगे कि इस बिंदु के लिए ये जो दूसरा अवकलन आएगा वो 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा। तो हमें महत्तम सिद्ध करना है, तो इसका मतलब 0 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। डायग्राम की अब अपने को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायग्राम को हटा देंगे यहाँ से। चलिए, तो पहला अवकलन हमारे पास था यहाँ पर, ये पहला अवकलन था, इसी को वापस लिख लेते हैं कि dv अपॉन में dx बराबर 1/3 पाई r प्लस एक्स और r माइनस 3x। अब हमें करना है इसका एक बार और अवकलन, इसका दूसरी बार अवकलन करेंगे। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d² v अपॉन में dx², तो 1/3 पाई का अवकलन होगा नहीं, कांस्टेंट है, गुना में है। अब r प्लस एक्स और r माइनस 3x का अवकलन करना है, तो u इंटू v गुना वाले सूत्र से इसका अवकलन कर सकते हैं। तो पहले r प्लस एक्स का कर लेते हैं, तो 0 प्लस में 1 r माइनस 3x एज इट इज़, फिर प्लस का निशान, इस बार r प्लस एक्स ऐसा कैसा, और r का 0 और माइनस 3x है तो -3 आ जाएगा, x का अवकलन 1। अब इस बिंदु पे कि x बराबर r/3 पर यहाँ लिखेंगे x बराबर r/3 पर
तो डी स्क्वेयर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर बराबर तो 1/3 पाई। अब देखिए अपने को लिखना है x का मान r/3। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर x का मान जब r/3 लिखूँगा तो 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, r माइनस r बचेगा, तो वो पहला पद 0 हो जाएगा। फिर -3, ये वाला -3 और फिर r प्लस x की जगह r/3, तो ये आया डी स्क्वेयर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर बराबर 1/3 पाई। और अंदर जब सोल्व करोगे तो -3 गुणा में 4r/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया -4 पाई r/3। अब हमें ये देखना है कि ये वाला मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो बिल्कुल साफ अपने को दिखाई दे रहा है क्योंकि बाकी सब जो मान है ये कांस्टेंट और लंबाइयों के मान हैं कि r जो है वो त्रिज्या है, माइनस में हो नहीं सकती, 4 पाई और 3 ये वैसे ही धनात्मक है, तो बाहर माइनस का निशान है तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है। तो दूसरा अवकलन माइनस में आया, इसका मतलब ये हुआ कि फलन का मान यहाँ पर अधिकतम होगा। फलन यहाँ पर हमने आयतन का बनाया है इसलिए आयतन का मान यहाँ पर क्या है, अधिकतम है। तो आयतन अधिकतम सिद्ध हो चुका है। यहाँ लिख देंगे कि v जो है वो क्या है, महत्तम है। चलिए ये तो पहला सिद्ध हो गया। अब अपने को ये देखना है कि शंकु की जो ऊंचाई है क्या वो गोले के व्यास का 2/3 है। अब इस चीज़ को और सिद्ध करना है। तो शंकु की ऊंचाई हमने h बराबर लिखी हुई है कितनी, r+x। अब हमें ये देखना है कि ये जो ऊंचाई आएगी वो गोले के व्यास का कितना है, 2/3। तो देखिए h बराबर है r+x, यहाँ लिखेंगे x का मान रखने पर तो h बराबर r+r/3, तो h बराबर लघुत्तम लगे हल करोगे 4r/3, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 और बाकी ऐसा का ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा अलग से लिखेंगे अपने क्योंकि 2/3 अपने को अलग से दिखाना है। ये लीजिए, तो हमने क्या लिखा कि शंकु की ऊंचाई, h शंकु की ऊंचाई है और ये गोले का व्यास है और ये 2/3, तो शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास का कितना है, 2/3। यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर 2/3 और ये जो 2r है वो क्या चीज़ है, गोले का व्यास। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अच्छा, विविध का जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो क्वेश्चन करना ही करना है। इसके बाद आपसे जो उन्होंने पूछा है आप उस चीज़ को देखना कि ज्ञात क्या करना है, कि जो मान वो आपसे ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं बस आपको ज्ञात उसी तरीके से करना पड़ेगा। करना यहाँ तक है, यहाँ तक तो ज़रूर करना है। कि लास्ट में एक एक्स्ट्रा चीज़ और पूछी है क्योंकि उसने डायरेक्ट उन्होंने आयतन की बात की हुई है कि आयतन का मान निकालना है, तो वाई पे एक और देख कर उसकी ट्राई जरूर कर लेना। अगर ना आए तो मुझको बता देना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। अभी अपने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन, अभी अपने इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक नदी में स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का खर्च उसके वेग के घन के समानुपाती है। क्या बोल रहा कि नदी में स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का खर्च, कि स्टीमर नदी में जितने घंटे चलेगा उसके हिसाब से 1 घंटे का जो खर्च है, 1 घंटे का जो खर्च है वो स्टीमर का जो भी वेग होगा उस समय उस वेग के घन के समानुपाती है। वेग के घन के समानुपाती खर्च दिया हुआ है और वो जो खर्च है वो 1 घंटे का है। यदि जलधारा का वेग, जिस जलधारा पर वो स्टीमर चल रहा है उस जलधारा का वेग है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना कि x किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से गिवन है, तो इसका मतलब जलधारा का वेग अचर है, कि जो चीज़ आपको प्रश्न में दी हुई है वो कांस्टेंट रहने वाली है, कि x का जब भी अवकलन करेंगे वो अवकलन जो है वो क्या होगा, 0 होगा। चलिए अब देखिए कि सिद्ध करो। अब सिद्ध क्या करना है कि स्टीमर की जलधारा के विपरीत, तो यहाँ से एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि स्टीमर जो है वो जलधारा के विपरीत चलेगा। ठीक है, जलधारा के विपरीत। अब स्टीमर को जलधारा के विपरीत चलाना है तो विपरीत चलाने में अधिकतम मितव्ययी चाल, कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब हुआ कम खर्चे वाली, कम खर्चे वाली, कि खर्चा जो है वो यहाँ पे न्यूनतम हो। अधिकतम मितव्ययी चाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा और कम खर्चे वाली, अधिकतम चाल बतानी है लेकिन वो कम खर्चे वाली हो। कम खर्चे वाली अधिकतम चाल जो है वो कितनी होगी, 3x/2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब स्टीमर की चाल हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि स्टीमर की चाल कितनी होनी चाहिए, इतनी 3x/2 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से इसको सोल्व करना है, कैसे क्या कुछ मानना है, थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि पजल करने वाला क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो अपने बात करेंगे यहीं से। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो बातें आती रहेंगी वैसे वैसे अपने यहाँ लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो यह कि स्टीमर को चलाने का प्रति घंटे का खर्च, तो यहाँ लिखेंगे माना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, प्रति घंटे का खर्च। ठीक है, ये स्टीमर के लिए है, माना प्रति घंटे का खर्च। तो प्रति घंटे का खर्च हमने मान लिया ई रुपए। ठीक है, प्रति घंटा, ध्यान रखना ये 1 घंटे का खर्च है। चलिए उसके वेग के घन के समानुपाती, उसके मतलब स्टीमर के लिए, तो यहाँ लिखेंगे तथा स्टीमर का वेग। तो स्टीमर का वेग हमने मान लिया v, किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो v है ये चेंज होगा, क्योंकि जब स्टीमर जल धारा पे चलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि एक नियत वेग से चलेगा, ऐसा कहीं इसके बारे में नहीं इसने बात की। मतलब जल धारा के ऊपर जब वो स्टीमर चलेगा तो अलग अलग वेग से चलता रहेगा, हर बार उसकी जो चाल है वो चेंज होती रहेगी। तो v जो है वो यहाँ पे चर है। वेग के घन के समानुपाती, तो इसको लिख ही लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ई समानुपाती वेग का घन। ठीक है, ई समानुपाती वेग का घन। तो ये देखिए क्या बनेगा, ई समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती चिन्ह जब हटाएंगे तो एक बराबर का निशान आ जाएगा और साथ में क्या आएगा, एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमने मान लिया के, और इसके गुना में v क्यूब। यहाँ लिख देना कि जो k है वो अचर है, समानुपाती स्थिरांक। चलिए अब आगे देखिए, यदि जल धारा का वेग, तो यहाँ लिख देंगे दिया है, दिया है जल धारा का वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि क्या है, अचर। सिद्ध करो कि स्टीमर की जल धारा के विपरीत। अब स्टीमर को जल धारा के विपरीत चलाना है, तो यहाँ लिखेंगे कि पुनः प्रश्नानुसार जल धारा के विपरीत चलने पर, जल धारा के विपरीत चलने पर स्टीमर की चाल। वैसे तो स्टीमर की चाल है v, लेकिन जब वो जल धारा के विपरीत चलेगा, कि जल धारा मान लो इस तरीके से चल रही है और स्टीमर जो उसके विपरीत चल रहा है, तो यहाँ पर हम परिणामी चाल की बात करेंगे। ठीक है, हमने जो लिखा चाल, यहाँ पर एक शब्द अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, परिणामी चाल। तो स्टीमर की जो परिणामी चाल है, तो जल धारा का जो वेग है उसको माइनस करना पड़ेगा स्टीमर की चाल में से, क्योंकि जिस चाल से स्टीमर चल रहा था अब उस चाल से तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि जल धारा जो है वो उसके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाएगी, इसलिए स्टीमर की चाल में कमी आएगी। तो आर में से, सॉरी आर तो क्या है, यहाँ पर स्टीमर की चाल हमने कितनी मानी हुई है, v मानी हुई है ना। तो परिणामी चाल के लिए अपने लिखेंगे v माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। और ध्यान रखना स्टीमर को पहले लिखना है, जल धारा की चाल को बाद में लिखना है, क्योंकि स्टीमर का वेग जो है वो जल धारा के वेग से ज़्यादा होगा, तभी तो वो उसके विपरीत चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। कि अगर जल धारा का वेग ज़्यादा हुआ, स्टीमर का वेग कम हुआ, तो वो स्टीमर जो है वो जल धारा की दिशा में ही पुनः चलने लगेगा। तो ध्यान रखना स्टीमर का जो वेग है वो जल धारा से क्या रखना है, ज़्यादा रखना है। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। तो ये तो हुआ स्टीमर की परिणामी चाल के बारे में। तो स्टीमर की जो परिणामी चाल है वो सिद्ध करनी है कि अगर वो कम खर्चे वाली है, अभी यहाँ पर खर्चा निकालना है और वो खर्चा कम से कम होना चाहिए, और उस कम से कम खर्चे के लिए हमें चाल बतानी है कि इतनी आएगी, 3x/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब खर्चा देखिए कैसे निकालेंगे। तो स्टीमर जल धारा के ऊपर जब चलेगा तो कुछ ना कुछ समय के लिए चलेगा, ठीक है, कि कोई ना कोई समय होगा, हो सकता है 2 घंटे चलाओ, हो सकता है 3 घंटे चलाओ, कुछ भी। तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे स्टीमर द्वारा लिया गया समय, क्योंकि अभी हमें खर्चा निकालना है। ये जो खर्चा है वो 1 घंटे का है, अभी नहीं पता हमें स्टीमर जो है वो कितने घंटे चला या कितने मिनट चला। तो यहाँ लिखेंगे स्टीमर द्वारा लिया गया समय। तो समय मैंने मान लिया t, मैंने मान लिया कि स्टीमर जो है वो t घंटे चलता है। अच्छा,
T घंटे चलता है तो कोई ना कोई दूरी तय करेगा। तो यहाँ लिखेंगे तथा तय की गई दूरी तो दूरी अभी हमने पता नहीं है तो D मान ली, और ये दूरी फिक्स होगी, ये चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज़ का भी, ठीक है। जितनी भी दूरी वो चलेगा वो कांस्टेंट है, उसके मान में चेंजिंग नहीं आएगी। अब अपने बात करते हैं यहाँ से करना क्या है। तो वेग हमारे पास है, समय हमारे पास है, दूरी हमारे पास है। तो अब हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, ये समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, ये समय का सूत्र है। तो समय हमारे पास आ जाएगा दूरी d और बटा में चाल कितनी v माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया समय कि इतने घंटे वो चलता है, कौन, स्टीमर। चलिए अब अपने यहाँ पर समय भी आ चुका है और 1 घंटे का खर्च भी हमारे पास है। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि स्टीमर द्वारा हुआ कुल खर्चा। तो कुल खर्चे को मैंने मान लिया E, हमने मान लिया कि E रुपए का खर्चा हुआ है, ये कुल खर्चा है, ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे E बराबर ET, 1 घंटे का जो खर्च था जो कि स्मॉल e है, स्मॉल e जो 1 घंटे का खर्चा है उसको कुल समय से हमने गुणा कर दिया तो कुल खर्चा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये 1 घंटे का खर्चा है, ये कुल समय, दोनों का आपस में क्या किया हमने, गुणनफल। अब हमको क्या करना है, E और T का मान लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे अपने E बराबर, तो E का मान तो है KV क्यूब, यहाँ आ जाएगा KV क्यूब, और T का मान आएगा अपने पास D अपॉन में V माइनस एक्स रुपये। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर कौन कौन कांस्टेंट है और कौन कांस्टेंट नहीं है। तो K कांस्टेंट है, X कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, बदलने वाली जो राशि है वो यहाँ पर कौन सी है, V, ठीक है। K का मान कांस्टेंट ये रहा, D का मान कांस्टेंट ये लिखा हुआ, और X अपने को प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ लिख भी रखा हमने, X जो है वो कांस्टेंट है। तो V का मान चेंज होगा, V स्टीमर की चाल है वो तो चेंज होनी है। तो यहाँ पर इसका जो अवकलन होगा वो V के सापेक्ष होगा। तो यहाँ लिखेंगे V के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए ये खर्चा है, अभी ये क्या है, खर्चा। तो खर्चा जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम खर्चे वाली अपने को चाल निकालनी है। तो इसके लिए अपने V के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो E का V के सापेक्ष अवकलन DE बटा में DV बराबर KD, ठीक है। K और D कांस्टेंट, मैंने इसको साइड में कर लिया। अब यहाँ जो अवकलन है ये अवकलन होगा अंश बटा हर वाले सूत्र से, V क्यूब है ऊपर और नीचे V माइनस एक्स है। तो हर का स्क्वायर, हर ऐसा कैसा, अंश का अवकलन 3V स्क्वायर माइनस अंश ऐसा कैसा, हर का अवकलन 1 माइनस 0। तो ये अवकलन आ चुका है। अब अपने इस अवकलन को 0 के बराबर करके पहले V का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे DE बटा DV बराबर 0। अब देखिए अगर मैं इस मान को 0 करना चाहता हूँ तो ये कांस्टेंट वगैरह जो ये तो 0 के बटा में चला जाएगा, ये वाला मान भी 0 के गुना में चला जाएगा। अब यहाँ देखिए कि अगर मैं इसको 0 के बराबर करूँ तो ये वाला मान 0 के बटा में चला जाएगा, ये मान 0 के गुना में चला जाएगा। तो ये वाला जो अंश बचा ऊपर वाला, तो मैं क्या करूँगा, इस ऊपर वाले अंश को क्या कर दूंगा, डायरेक्ट 0 कर दूंगा। तो मैं इसी अंश को लिखूंगा अभी। अंश में क्या है, 3V स्क्वायर, इसके गुणा में क्या है, V माइनस एक्स, फिर माइनस का V क्यूब। तो इस मान को अपने को बराबर क्या करना है, 0 के करना है। अब यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन आ रहा है V स्क्वायर, तो V स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 3, तो इस 3 का इन दोनों से गुणा कर देंगे। यहाँ से V स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, V रह जाएगा बराबर 0। V स्क्वायर 0 हो नहीं सकता। अब देखो ये 2 गुणनखंड है, ये 2 गुणनखंड है, इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर करना है अलग अलग। तो ये V स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, ये V 0 होते ही स्टीमर की चाल 0 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए इस बचे हुए मान को बराबर 0 कर देंगे। तो 3V माइनस का V मतलब 2V माइनस का 3x बराबर 0। तो इसको जब हल करोगे तो ये आ जाएगा V बराबर 3x बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये स्टीमर की क्या आ गई, ये स्टीमर की चाल आ गई 3x बटा 2। यहाँ तक तो चलो ठीक है, सिद्ध हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे हम दूसरा अवकलन भी करेंगे। अभी तो स्तब्ध बिंदु आया है, उसमें ये सिद्ध हो चुका है, लेकिन अभी क्या करना है, कम खर्चा भी दिखाना है। हमें दिखाना है कि खर्चा कम से कम हुआ है। तो खर्चा कम से कम हुआ है, इसका कैसे पता लगेगा, हम करेंगे इसका एक बार और अवकलन, और उस अवकलन में ये वाला मान हम लिखेंगे और देखेंगे मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है।
तो देखिए अब इसका दूसरा अवकलन, तो पहला अवकलन जो है उसको थोड़ा बहुत सोल्व कर लिया ऊपर वाले मान को, अब इसका दूसरा अवकलन करना है। तो पुनः v के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर ए बटा डी वी स्क्वायर, तो के डी का अवकलन फिर से नहीं होगा, और इधर जो है वो अंश बटा हर वाले सूत्र से अवकलन करेंगे तो हर का स्क्वायर, तो ये तो हर का स्क्वायर कर दिया, पावर 4 आ जाएगी, हर ऐसा का ऐसा, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, अंश का अवकलन तो 2v क्यूब का अवकलन आ जाएगा 6v स्क्वायर माइनस इसका आ जाएगा 6vx, ठीक है, ये तो अंश का अवकलन आ गया, फिर माइनस अंश ऐसा कैसा, तो 2v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर x, अंश ऐसा कैसा, और हर का अवकलन, अब इसका अवकलन करना है तो पहले पावर का अवकलन और फिर अंदर वाले फलन का अवकलन, तो पावर का अवकलन तो पावर आगे आ जाएगी, और v माइनस एक्स ऐसा का ऐसा, पावर एक कम होगी ऊपर, और v का अवकलन 1 और x का 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुना में है। तो ये इसका दूसरा अवकलन। अब अपने को बिंदु दिया हुआ है v बराबर 3x बटा 2, अपने इस बिंदु को यहाँ लिखेंगे, तो बिंदु v बराबर 3x बटा 2 पर, तो इस बिंदु पर डी स्क्वायर ए बटा डी वी स्क्वायर, इसका मान चेक करना है क्या आएगा, तो के डी, ठीक है, और नीचे देखिए v माइनस एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे v का मान लिखना है तो 3x बटा 2 माइनस एक्स और इसकी पावर आ जाएगी 4, और इसी तरीके से यहाँ पर भी इस v की जगह लिखना है 3x बटा 2, तो 3x बटा 2 माइनस में x और इसकी होल स्क्वायर, और 6 गुणा में v की स्क्वायर इसकी स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर बटा में 4, फिर यहाँ पर v का मान 3x बटा 2, तो 3x बटा 2 जब यहाँ लिखूंगा तो 18x स्क्वायर बटा में 2 मतलब 9x स्क्वायर, ठीक है, v का मान 3x बटा 2 लिखा तो ऊपर 18x बन जाएगा और साथ में x है तो स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 2 है तो 9x स्क्वायर, ठीक है, ये वाला मान तो यहाँ तक आ ही चुका है। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पर जब v का मान लिखेंगे, ये जो v का मान जब आप यहाँ लिखोगे तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना, इधर वाला जो मान है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इस मान को सोल्व करके देखना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, तो के डी, ठीक है, अब 3x बटा 2 में से x को माइनस करेंगे तो x बटा 2 रह जाएगा और उसकी स्क्वायर है तो x स्क्वायर बटा 4 गुणा में यहाँ पर बन जाएगा ये 9 6 54, और 54 में 4 का भाग 27 बटा 2 बन जाएगा, तो 27x स्क्वायर बटा में 2 माइनस में 9x स्क्वायर, और इसी तरीके से बटा में 3x बटा 2 में से x को माइनस करेंगे तो x बटा 2 रह जाएगा और इसकी पावर 4। तो अभी देखना है कि ये मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पर तो वर्ग है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव ही है, ये वर्ग पॉजिटिव, यहाँ पर पावर 4 है तो पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए जब अपने यहाँ पे लघुत्तम मेरा लेंगे तो ये 2 का गुणा जब इधर होगा 18, तो 27 में से 18 माइनस करेंगे तो वो भी तो पॉजिटिव ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारा जो मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो दूसरा अवकलन 0 से बड़ा है तो इसका मतलब खर्चा जो है वो यहाँ पे क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि जो फलन है वो ई मतलब खर्चे का फलन है, ई हमने खर्चे को माना हुआ है ना, तो ई का जो मान है वो क्या आएगा यहाँ पे, न्यूनतम, क्योंकि दूसरा अवकलन जो है ई के लिए वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। स्टीमर की चाल हमने यहाँ पे ज्ञात कर ही ली थी। अब बचते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन, उनको अपने कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप यहाँ 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनका अभ्यास करके देखिए और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू।